वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का PYQ 2024 का सेट 3 विद सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और ये वाला PYQ बहुत अच्छा है, आप इसको करने की कोशिश करें। मैं आपको समझाऊंगी विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना मत भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई M1 फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो इट फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सही है, ये तो सही है, ठीक है। इट डज़ नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट। हेल्ड बाय पब्लिक होता है ना, मतलब इंक्लूड नहीं करता है, गवर्नमेंट जो मनी हेल्ड करती है उसको इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज़ ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन। ये वो करेंसी है जो कि हमेशा सेंट्रल बैंक के हैंड में होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड अंडर कीनेजियन इकोनॉमिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है? टोटल कंजम्पशन जो होता है वो किसका वो टोटल कंजम्पशन किसका कॉम्बिनेशन होता है? एक तो ऑटोनमस कंजम्पशन और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक है। एक तो सी बार होता है और एक MPC होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नहीं, सी ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंड्यूस कंजम्पशन नहीं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नहीं। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल, ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा। पहला बोलता है ये कि हमें ये वाला ढूंढना है, ये वाला ढूंढना है और ये दोनों ढूंढना है, ठीक है। तो पहला हम सबका पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है सब में? 1000, 5000, 1000। हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, हमारा क्या फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट का? टोटल डिपॉजिट मतलब टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अगर हम जो हमारा टोटल डिपॉजिट है 5000 लगा देंगे, ठीक है, और हमें इनिशियल डिपॉजिट दे रखा है, तो हमारा LRR कितना? 20% दे रखा है, जब हमारा 1/0.20, ठीक है, और 4000, ठीक है, समझ आ गया। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? कितना? इसको आप ये ऐसे भी कर सकते हो, 5000 माइनस 4000 कितना हो गया? 1000। तो हमारा 1000 वाला ऑप्शन सही है, मतलब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। इन दोनों को हम काट देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्या आता है कि 4000 में से कितना कम करेंगे कि हमारा 800 आ जाए? ऑब्वियस ही बात है, 3200 कम कर देंगे तो 800 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 3200, सी, ऑप्शन नंबर सी। हमारा हमने पहले एलिमिनेशन में हमने इसको देख लिया। और इसका क्या आएगा? हम इस पर क्या दिए रखा है? 25,000 और 20,000। माइनस में नहीं आएगा, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे प्लस में आंसर दिया है तो माइनस में नहीं आएगा। 25,000 में से जब 20,000 को माइनस करेंगे जब भी आएगा ना, तो 25,000 दो ऑप्शन में, बी में है और सी में है। तो 25,000 और 3200 इसमें है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गया आपको इतना? वेरी गुड। अब आगे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ, क्या वो करता है शो हमें? ऑटोनॉमस रिसिप्ट ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट। जब हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, पेमेंट से ज़्यादा पैसे आएंगे, तब हमारा वो सरप्लस में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे दे भी रखा है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या? ऑटोनॉमस पेमेंट ओवर ऑटोनॉमस रिसिप्ट, नहीं, बिल्कुल गलत। करेंट अकाउंट पेमेंट ओवर ऑटोनॉमस रिसिप्ट, नहीं। कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट ओवर कैपिटल अकाउंट पेमेंट, नहीं। ऑटोनॉमस रिसिप्ट ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा?
हमने वो निकालना है। देखो इसमें क्या निकालना है हमें, पहले तो हम ये पढ़ेंगे के की वैल्यू। के की वैल्यू दी है हमें, एमपीसी दिया हुआ है तो आराम से निकल जाएगा के। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। के की वैल्यू दी है हमें और देखिए के की वैल्यू क्या है हमारी, के की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। और 1/1 माइनस एमपीसी होता है, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो के की वैल्यू हम 1/1 माइनस 0.75 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/0.25। तो दो ज़ीरो ऊपर किया, ठीक है, ठीक है। तो हमारा काट के कितना आ जाएगा 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, देखा ऑप्शन बी है। समझ आ गया आपको इतना, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, ठीक है। इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है हमारा, नहीं पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ इमेजिनरी इकोनॉमी शोज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ₹500 करोड़। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना दिया है 1200 करोड़। ट्रांसफ़र पेमेंट कितना दिया है 400 करोड़। तो हमारा इंपोर्ट कितना होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट दे रखा है और ट्रांसफ़र पेमेंट दे रखा है हमारा, और टोटल हमारा इतना दे रखा है, ठीक है। तो हमारा एक्सपोर्ट कितना होगा, तो इसका हम देखते हैं कैसे निकलेगा। तो अगर सरप्लस में होता है तो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट हमें गिवन है, ठीक है, और हमारा 500 आना चाहिए। 500 हमारा वो वैल्यू है, फेवरेबल वैल्यू हमारा 500 है। तो हम ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो हम उसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो आप इसको देख सकते हैं 1200 में से हम कितना कम करेंगे, -x, या इंपोर्ट लिख सकते हैं इसको, इंपोर्ट लिख लीजिएगा x की जगह पे इंपोर्ट, जो हमारा 500 आ जाए, ठीक है। तो फिर हम कितना हम वो करेंगे कि हम x को माइनस करेंगे कि हमारा 500 आ जाए, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो x इक्वल्स टू -700, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा 700 करोड़ आ जाएगा इंपोर्ट की वैल्यू, ठीक है। 700 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जल्दी जल्दी करते हैं। इफ़ एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज, ठीक है, इट विल ऑलवेज proportionately increase the level of consumption। जब इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन का भी लेवल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। MPC एंड MPS आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, नहीं, MPC और MPS हमारा सम मिल के 1 होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा MPC या MPS इक्वल हो, हमेशा 0.5 हो, ये ज़रूरी नहीं है हमारा, ठीक है। तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्या आता है, हमारा इक्वेशन दिया है, ठीक है। एक बार ये इक्वेशन देखते हैं, ये देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। GDP MP है, NNP FC है, तो N से G पे जाता है तो क्या होता है प्लस डेप, ठीक है। तो FC से ये तो दिया ही नहीं है, तो मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। FC से MP पे जाता है तो क्या होता है हमारा प्लस NIT, है ना, होता है ना, तो वो तो गिवन ही नहीं है हमारा। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हमारा इसमें वो दिया ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, G से G पे गया, ठीक है, D से N पे गया, डोमेस्टिक से नेशनल गया, तो फिर प्लस हमारा नफिया, ठीक है। और MP से ये वाला सही लग रहा है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ इनवॉल्यूंटरी इन अनएम्प्लॉयमेंट। भाई ये सही है, क्योंकि इसमें सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ठीक है। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, एजर्शन भी हमारा सही है, रीज़न भी हमारा सही है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। हमारा R उसको सही एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है, ये सही है हमारा। एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेटा dated 9 June 2023, there was a net selling of
309 crore by the foreign institutional investors over a period of 1 month in that is 9th May 2025 to 9th June 2023। ठीक है, तो हमारा 309 करोड़ का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमारा द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन, ट्रांजैक्शन हुआ था मतलब हमने इसको, एक सेकेंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर थे उनने इतना बेचा तो हमने उसको ख़रीदा ना, तो हमने जब ख़रीदा तो हमने पैसा दिया, हमारे पास से पैसा गया मतलब डेबिट साइड। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ा था FDI, फॉरेन एक्सचेंज, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर वाला था वो हमने पढ़ा था, तो हमारा डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बीच का डिफरेंस बताना है, बहुत ईजी है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज़ द सिस्टम इन विच रेट इज़ फिक्स बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है वो फिक्स एक्सचेंज रेट में आता है। द एक्सचेंज रेट सिस्टम हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी में ये वैल्यू को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उसमें फ्लेक्सिबल में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस से ही होता है, डिमांड एंड सप्लाई से। तो अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ कीवर्ड है ये, मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड एंड सप्लाई। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कीप्स फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, हमारा न्यूमेरिकल आ गया, तो ये हमें देखने से तो पता चल रहा है इसमें GDFC दिया है। ठीक है, GFC दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है, तो ये सब दिया है, हमारे इससे पता चल रहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालने के लिए बोला है, मतलब हमें NDP-FC निकालना है, और GDP-MP हमें पहले निकालना है, फिर NDP-FC उससे निकालेंगे। तो पहले तो हमें GDP-MP निकालना होगा। GDP-MP कैसे निकालेंगे, हाउस होल्ड दिया है मतलब PFCE दिया है। ठीक है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम PFCE भी बोलते हैं। फिर GFC भी दिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, नेट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को मिला के वो हमारा वो बनता है। ठीक है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है पूरा हमारा फिक्स्ड, और उसको नेट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को मिला के बनते हैं। तो हमारे ये भी दिया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी दिया है। ठीक है, एक्सपोर्ट और हमारे इंपोर्ट कितना दिया है, 90, ये भी दिया है हमें। तो पहले तो हम इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट को प्लस करेंगे, फिर थर्ड पॉइंट को करेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट को करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, फिर हम करेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद सेकंड से सेवन्थ को माइनस, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे। उसके बाद हम क्या, हमारा इस अगर हम इतना कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पहले GDP-MP निकल जाएगा। ठीक है, GDP-MP निकल गया, फिर उसके बाद NDP-FC निकालने के लिए कैसे करेंगे बताइए। NDP-FC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो आप, पहले तो NDP-FC है ये। ठीक है, और हमें GDP-MP गिवन है, तो हम क्या करेंगे, G से N पे गए तो क्या होगा हमारा, माइनस डेप्रीसिएशन। MP से FC पे गए तो माइनस NIT। ठीक है, तो हमारा क्या 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 गिवन है। ठीक है, हम देखते हैं अभी डेप्रीसिएशन कितना दिया है हमारा, डेप्रीसिएशन कहाँ गया, डेप्रीसिएशन दिया है हमारा, एक सेकेंड, 70, माइनस 70 करेंगे, 70 माइनस हो गया। NIT कितना दिया है, 60, माइनस 60 हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1320 करोड़, 1320 करोड़। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। अब आपका जो फोर्थ चैप्टर है उसमें एक GDP एंड वेलफेयर करके उसके लिमिटेशंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे सुपर इम्पॉर्टेंट हमारे एक्सटर्नैलिटीज़ वाला पॉइंट। देखिए, ये हमारे 2024 में एग्जाम्स में भी आ रखा है। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होता है, इट रेफर्स टू द बेनिफिट हार्म्स विच आर कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर। एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी को होता है कोई बेनिफिट या हार्म
विदाउट बीइंग पेड या पेनलाइज फॉर इट, बिना कुछ पेमेंट के। जैसे कि कोई पार्क डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये पार्क डेवलप हो रहा है हमारा, और ये तो हमारा वो हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या नाम है, पॉजिटिव में आ जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, हमने इंडस्ट्री बनाई है लेकिन उससे पोल्यूशन हो रहा है, वो हमारे नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये सब हमारे जीडीपी में वो नहीं करते हैं, जो भी जैसे पार्क बन रहा है वो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, पोल्यूशन हो रहा है वो भी हमारे जीडीपी में नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, ठीक है, समझ आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर टुगेदर कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या प्लस होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको मिला दो तो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। वेरी गुड जी, हमारा ये भी हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हम देखिए जल्दी से 13 पे पहुंच गए। इन एन इकोनॉमी एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाईज मोर देन एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड। जब एग्स एंड किसे बोलते हैं, प्लान्ड, ठीक है। हमारा प्लान्ड एएस अगर हमारा प्लान्ड एडी से ज़्यादा है तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में, तो हमें इसी को पढ़ते हैं। चलिए रीड कर लेते हैं हमें, क्योंकि हम एग्ज़ाम में, और एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन लेवल, इसमें बता भी दिया, लो सबसे इजी काम कर दिया, इसमें बता दिया। देखो लेवल ऑफ आउटपुट में क्या होता है, इनकम में क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या इम्पैक्ट होता है। सो इन एन इकोनॉमी इफ एक्स एंड एस इज मोर देन एक्स एंड aggregate demand, it implies household are planning to consume less than the what firm demand। वो कम कंज्यूम करने की प्लानिंग में है जो फर्म डिमांड कर रही है, ठीक है। इट इम्प्लाइज हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू कंज्यूम ले, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है दिस विल लेड टू एन अनइंटेंडेड राइज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में राइज होगा हमारे, ठीक है। To restore the desired level of inventories, producer may plan to reduce production, production reduce करेगा। There may be decrease in level of output, level of output कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी हमारा रिड्यूस होगा इकोनॉमी में, ठीक है। सब हमारा कम होगा इसमें, समझ आ गई। अब हमसे क्या बोला है, हमें ये टेबल पूरा करना है, ठीक है। अब हमें ये टेबल पूरा करना है। अब हम ये टेबल कैसे पूरा करेंगे, है ना, कैसे पूरा करेंगे हम ये टेबल, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो C प्लस एस हमारा क्या मिलके बनता है, रुकिए, C प्लस एस हमारा मिलके बनता है एस, एक सेकेंड, एस हमारा मिलके बनता है Y। तो ऐसा हम इसमें क्या प्लस करेंगे कि हमारा S निकल जाए, C निकल जाए, ठीक है। हमारा सेविंग पहले में गिवन है कि नहीं है ना, सेविंग तो गिवन है। जब हमारा एपीसी, अब हमारा जब इनकम ज़ीरो है तो इन्फिनाइट में वैल्यू आएगा ना, आप खुद सोच के देखो, जब हमारा ज़ीरो दे रखा है यहाँ पे तो हमारा वैल्यू किस में आएगा, इन्फिनाइट में आएगा। आप चाहे ऊपर कोई भी वैल्यू लिख दो, 30 लिख दो, 40 लिख दो, तो ये तो हमारा इन्फिनाइट में आएगा, ये तो हमारा इन्फिनाइट में, ठीक है। अब हमारा दे रखा है APC 1, मतलब APC की वैल्यू हम ऐसे पुट कर देंगे यहाँ पे 1, ठीक है, इक्वल्स टू C अपॉन वाई होता है ना, 1 इक्वल्स टू C अपॉन, ठीक है, APC दे रखा है 1 इक्वल्स टू C अपॉन 100। तो हमारा C भी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, C क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, है ना। तो S क्या हो जाएगा हमारा, C अगर 100 है तो हमारा S क्या होगा, अगर हमारा y भी 100 है, C भी 100 है, y माइनस C क्या होता है हमारा S बनता है, तो हमारा S भी क्या हो जाएगा 100 माइनस 100, 100 माइनस 100 कितना होता है 0, ठीक है, 100 माइनस 100 हमारा 0, तो हमारा S की वैल्यू आ गई। वेरी गुड, यहाँ पे 100 वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या बोले, MPS कैसे निकालेंगे, पहले हम S निकाल ले, सबका S निकाल लेते हैं जी, ठीक है जी। APC की जगह पे 0.85 लिख देते हैं, 0.85 इक्वल्स टू 85 इक्वल्स टू 1 अपॉन APC कितना दिया है, सॉरी Y कितना दिया है 200 ले लिया,
200 इंटू 0.85 कितना बन गया हमारा सी? 85 टू ज़ा कितना होता है? 170 हमारा सी बन गया। सी 170 तो हमारा एस कितना हो जाएगा? 200 माइनस 170 30। ठीक है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। सेम इसका भी हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद एमपीएस पे एमपीएस कैसे निकलता है? एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ठीक है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो हम ज़ीरो से -30 करेंगे तो कितना आएगा? हैं, एमपीएस कैसे निकलेगा? 0 से -30 करेंगे, -30 अपॉन 100 0.3। ठीक है, फिर 30 से 0 पे जाना होगा तो 30 अपॉन इससे इसको कम करेंगे तो 100 इक्वल्स टू 0. हमारा एमपीएस सब में 0.3 आएगा। ठीक है, वेरी गुड जी। हमारा एक और क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है जी। चलिए हम अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा केस बेस्ड है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग, एक सेकेंड, read the following text very carefully. The Economic Times dated 8 June 2023. The RBI rate setting panel unanimously decided to keep the benchmark lending rate unchanged at 6.5%. The committee voted to remain focused on the withdrawal of accommodating monetary policy. On the basis of given text and common understanding, answer the following question. Identify and discuss the economic issue indicated in the above text. तो इसमें हमारा क्या होता है? ठीक है, तो आरबीआई के पैनल ने जो वो किया था उसने कितना कर दिया था? कितना लेंडिंग रेट कर दिया था? 6.5। ठीक है, द कमेटी वोटेड टू रिमेन फोकस्ड ऑन द विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। विड्रॉल करने का सोच रहे थे। तो ये किस चीज़ का वो है? इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी में भी इकोनॉमिक इशू इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। इसमें क्या दिखा रहे हैं? इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन हमारा मेन इशू है। द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड में बी अंडरलाइंग कॉज बिहाइंड द डिसीजन टेकन बाय द आरबीआई टू कीप बेंचमार्क लेंडिंग रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। हमारा एक ही वर्ड इसमें की वर्ड है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लिखा और सारा लाइन ऊपर की लिख दी इनने, है ना? इन्फ्लेशन आप लिख देना अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो। डिस्कस द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मनी सप्लाई इफ द रेट सेटिंग पैनल वुड बी हैव डिक्रीज द सेड रेट। अगर रेट सेट कर देता है तो मनी सप्लाई में क्या वो आएगा? इफ द रेट सेटिंग पैनल वुड हैव डिक्रीज द बेंचमार्क लेंडिंग रेट, द कमर्शियल बैंक में रिड्यूस देयर लेंडिंग रेट्स। कमर्शियल बैंक अपना लेंडिंग रेट कम कर देगा। इट मे करेज द बोरोइंग्स बाय द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक को बोरोइंग लेने के लिए मोटिवेट करेगा। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इससे मनी सप्लाई हमारा इंक्रीज होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मनी का हमें बताना है, जो हमारा फीचर था मनी चैप्टर में। मनी इज़ द फॉर्म ऑफ वेल्थ कैन बी स्टोर्ड ईजिली फॉर द फ्यूचर। मनी हमारा ऐसा वेल्थ है जो कि हम ईजिली कहीं पे भी कैसे भी स्टोर कर सकते हैं। मनी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक वे ऑफ ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर यूज़। ये बहुत ज़्यादा हम मनी को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये कन्वीनियंट होता है, इकोनॉमिक वे होता है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, बार्टर सिस्टम में क्या होता है? चावल के बदले में कुछ देना या सामान के बदले में सामान देना। अब आप हर जगह किसी से कहीं पे भी सामान लेने जाओगे तो आप हर जगह चावल की बोरी, आटे की बोरी, ये सब लेके नहीं जाओगे ना। और ईजी टू वो मतलब कन्वीनियंस में भी आपको प्रॉब्लम होगी और ले जाने में भी दिक्कत होगी। तो यही बोला है, बहुत ईजी टू मतलब ईजीली आप उसको कहीं पे मूव कर सकते हो। और इट इज़ ड्यूरेबल इन नेचर, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस फॉर स्टोरेज के लिए भी उसे कम जगह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ गवर्नमेंट्स बैंक इन एन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक, आरबीआई हमारा गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करता है। चलिए आइए पढ़ते हैं।
The central bank act as a banker to both central as well as state government. The central bank maintain, वो account maintain करते हैं, accept receipt and make payment for the government, गवर्नमेंट के लिए पेमेंट करता है, and carry out exchange remittances and other banking operation. It advances credit loan to the government, गवर्नमेंट को लोन देता है और उसका रिक्वायरमेंट को मीट करता है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है हमारा. आज जो सेंट्रल बैंक में जो भी दिया है ना हमारा, क्या नाम है उसके फीचर्स, वो सारे हमें कर लेने हैं, ठीक है. जैसे ये वाला गवर्नमेंट्स बैंक है, इशू ऑफ करेंसी है, ठीक है, बैंकर्स बैंक है, तो ये वाला आप कर लेना एक बार. डिस्कस द ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल. तो हमारा तो पहले तो उसका डायग्राम आप ज़रूर बना देना, ठीक है. डायग्राम जो होता है हमारा उसका, यहाँ पे हाउस होल्ड, यहाँ पे फर्म, फिर फैक्टर पेमेंट होता है, फैक्टर वो जो भी होता, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, सब आप लिख के एकदम अच्छे से दिखाना. पहले डायग्राम बनाना, फिर उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर देना. इन 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होते हैं, ठीक है. लैंड, लेबर, capital, entrepreneur. Firm combine these factor of production to produce goods and services. They make factor payment बनाते हैं वो, rent, wages, interest, profit to household, ठीक है, which in turn are spent by the household on the consumption of final goods and services, ठीक है. Thus the income earned by the factor of production flows back to the production unit in the form of aggregate consumption expenditure, thereby completing the circular flow of income. समझ आ गया ये. तो इसी में यही होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पहले आप क्या करते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वो करता है, ठीक है. फैक्टर पेमेंट होती है. फैक्टर पेमेंट किसके वे में होती, किसके उसमें होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है. तो वही आपको डायग्राम बना के इसको शो करके आना है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम real GDP is better indicator of economic growth of a nation as compared to the nominal GDP, ठीक है. Do you agree with the given statement? If yes, do you agree with the given statement? Justify or answer with the valid hypothetical numerical example. तो इसमें yes, रियल GDP जो है हमारी वो मनी वैल्यू is the money value of final goods and services produced in the domestic territory of an economy. वो मनी वैल्यू होती है, ठीक है, रियल जीडीपी में, और वो बेस ईयर पे वो होता है, ठीक है, मतलब पिछले साल पे होता है. और नॉमिनल जीडीपी पे क्या होता है, इसी साल पे हमारा मेजर किया जाता है, करेंट ईयर पे. तो हमारा जैसे एग्जांपल है, प्राइस है हमारा 10 रुपये 2010 में और 2011 में 15 रुपये. आउटपुट कितना है 100, दोनों में 100 है. रियल जीडीपी क्या हो गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1000 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 1000. नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया 1000 1500, ठीक है. तो रियल जीडीपी जो है बेटर इंडिकेटर है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, फिजिकल आउटपुट को, और वो एलिमिनेट करते हैं प्राइस चेंज को. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में, और अपने आंसर को सपोर्ट करना है. हमेशा आपको वो भी लिख के आना है, ठीक है, रीजंस भी लिख के आना क्यों है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, लोन पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, इंटरेस्ट आ रहा है, वो हमारे रिसिप्ट हो गया. बिकॉज इट नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है. तो इसमें क्या होगा हमारा, ये क्या होता है हमारा, जल्दी बताइए, इसको आप कमेंट में बताइए. वैसे तो आपने आंसर देख ही लिया होगा. these are capital receipt at it causes reduce asset को reduce करता है. ये disinvestment में asset reduce होता है. financial assistance by the government of USA for promoting girl education in India. ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये हमारा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा और ऑप्शन में आता है ये चार्ट को अर्बन डेवलपमेंट और उसमें रूरल डेवलपमेंट, आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना. नेक्स्ट हमारा पूछते हैं फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में डिफरेंस. फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, हाँ,
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, तो आपको ऐसे लिख देना है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये मत भूलना। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये क्या होता है, एफडी माइनस आईपी, मतलब फिजिकल डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमारे ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट का स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या है। इफ़ एन इकोनॉमी इज़ फेसिंग फ्लक्चुएशन इन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन अगर इकोनॉमी अगर फेस कर रही है तो द गवर्नमेंट में पुश फॉर करेक्शन ऑफ द सिचुएशन यूजिंग बजटरी पॉलिसीज, टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर में वो करेगा, करेक्ट करने की कोशिश करेगा। द सेम मे बी अंडरटेकन बाय वर्किंग ऑन द एग्रीगेट डिमांड रिलेटिंग टू द स्पेंडिंग डिसीजन ओवर द हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है, समझ आ गया, ये बहुत ईजी था ये वाला। अब नेक्स्ट करते हैं, हम इंडियन इकोनॉमी पे आ जाते हैं। इन द डिकेड ऑफ 1970 पाकिस्तान नेशनलाइज इट्स डैश इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था उसने, कैपिटल गुड्स को, कैपिटल इंडस्ट्री को, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को, ठीक है, हाँ, कैपिटल इंडस्ट्री को किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ वॉज डेवलप्ड। द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडेंटिफाइंग द इनकरेक्ट कंपोनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, इनकरेक्ट क्या है तो भाई हमारा असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सही है, प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग पहले कहाँ से आ गया, ये वाला हमारा गलत है, सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। WTO is expected to establish the rule-based trading regime to avoid unilaterally placed arbitrary restriction by member nation, ठीक है, ये तो करेक्ट लग रहा है। It is imperative enlarge world production and ensure optimum utilization of world resources along with the environmental protection, हमारा ये दोनों सही है, ठीक है, हमारे ये दोनों ऑप्शन सही है एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एजर्शन रीजन में चाइना हैज़ यूज द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन, हाँ सही है ये तो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बाय द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इन चाइना, सही तो है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनकरेक्ट, इसमें से भी इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या है, टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर फार्मर टू गेट बेस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, उनको बेस्ट प्राइस देना है, हाँ ये सही है। टू डिस्करेज इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स, नहीं गलत है, ये पॉइंट गलत है, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर, नहीं, और टू डिस्करेज फार्मर फ्रॉम इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस, यस इट्स रॉन्ग। तो हमारा सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन गलत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुआ था हमारा, ठीक है, ध्यान से देखना, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था, इंडिया का कब हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 में, ठीक है, 1991 में हुआ था। चाइना का कब हुआ था, 1978 में, ठीक है, और हमारा पाकिस्तान का कब हुआ था, 1988। तो हमारा हमें देखना है, पाकिस्तान और इंडिया का पूछा है, 1991, 1988, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर सी पे लॉक लगा दिया जाए। ठीक है, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द नेशनल NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, unemployment is a situation in which all those who owing of to lack of work are not willing but are seeking work from prospective employers। सही है, ये सही है हमारा। ठीक है, disguised employment is generally a massive problem in highly populated country like India। yes, it is also true। बिल्कुल सही है। एक बात बताऊँ आपको, आप लोग ना एक बार कंट्रीज़ पढ़ लेना, ठीक है, ऊपर से गो थ्रू कर लेना, ब्रिक्स में, सार्क में, G20 में, G7 में, इन सब में क्या कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया ना घुमा के, तो क्योंकि इस बार हमें जैसे पता है कि पिछले साल हमारा BST का पेपर हार्ड आया था, ठीक है, उससे पिछली बार हमारा अकाउंट्स का पेपर हार्ड आया था। तो जहाँ तक ज़्यादातर चांस मुझे लग रहे हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर हार्ड आने के चांसेस है। तो आप इसको ध्यान से करना, ठीक है। इकोनॉमिक्स के पेपर हार्ड आ सकते हैं बच्चों, आप इसको सीरियसली लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नेशन ऑफ G20। G20 का मेंबर कौन सा नहीं है? ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बांग्लादेश नहीं है, अर्जेंटीना भी है, ठीक है। G20 में 20 है, ठीक है, 20 कंट्रीज़ है। एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ज़रूर कर लेना सब में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है, वरना 1 मार्क्स से पता है आपके 100 से 99 हो जाते हैं। 1 मार्क्स बहुत मैटर करता है लाइफ में। द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंट सर्टेन प्राइवेट फर्म्स फ्रॉम becoming fairly competitive। yes, it's true। Private sector wastes huge amount of obtaining license rather than on improving the product quality and international competitiveness। हाँ, ये भी सही है, प्राइवेट सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च कर देता है लाइसेंस बनाने में, अपनी क्वालिटी को सुधारने में वो, और कंपटीशन में एग्जिस्ट करने के लिए वो नहीं करता है इतना पैसा खर्च, क्योंकि उनका बहुत पैसा खर्च हो जाता है लाइसेंस लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ स्ट्रेस अ लॉट ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। तो ये कौन सा HCF है? ऑब्वियस ही बात है, ऑन द जॉब कैपिटल, सॉरी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला, ठीक है। इसमें पता चल गया, क्योंकि ट्रेनिंग बोल दिया, जो ट्रेनिंग वर्ड आ गया मतलब आप समझ जाओ कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला है, ठीक है। ट्रेनिंग एलाबरेट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ दिस सोर्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है हमारा, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग उनको नहीं मिलेगा तो उनकी स्किल्स और उनके बारे में हमें नहीं पता चल पाएगा, और आजकल की नीड क्या है, आजकल की नीड के हिसाब से हमें उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। हम रीड भी कर लेते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्क environment in the recent times as it enhances the productive capacity of employees. It enables employees to develop skills and adapt to modern technologies. As a result of on-the-job training, an employee is likely to contribute more productively, leading to the economic development of India। ठीक है, तो जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, उनकी स्किल को डेवलप करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं, और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्टिवली, ठीक है। यही सब होता है हमारा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैसिव स्टैग्नेशन, स्लो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमें वही स्लो ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? जस्टिफाई विद योर आंसर, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। ब्रिटिश रूल में क्या हुआ था? द एग्रीकल्चर सेक्टर शोड मैसिव स्टैग्नेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। क्यों हुआ था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम आ गया था। येस, पहले तो ये लिख देना, येस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें दिया नहीं है लेकिन आप फिर भी लिख देना। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। की पॉइंट है ये हमारा, ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम।
The zamindars used to exploit cultivator by extracting a major portion of the produce in the form of रेंट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा उनको वो करते थे, परेशान करते थे ज़मींदार्स, ठीक है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। ये आप कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, रीज़न ओइंग टू विच प्राइवेट सेक्टर वॉज रेगुलेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956। इसमें क्या होता है, जो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956 रेगुलेटेड द प्राइवेट सेक्टर थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया था? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है, हम क्या कहाँ पे थे, हमारा आता है कि रेगुलेटेड द प्राइवेट सेक्टर थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। लाइसेंस के थ्रू पे प्राइवेट सेक्टर चल रहा था। दिस पॉलिसी एम टू अचीव रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी अचीव करने के लिए ये पॉलिसी हुई थी। द गवर्नमेंट मेड इट रिलेटिवली ईजियर टू ऑब्टेन एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए वो लाइसेंस लेना ईजी हो गया था। Moreover, to ensure judicious use of resources owned by the private sector, licenses were need to expanding, diversifying output by existing industry, ठीक है। तो क्या था उसमें, क्या बेनिफिट्स आप ये सब बता सकते हैं। एडवांटेज माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, पहली बात माइक्रो क्रेडिट सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं हम SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, वेरी गुड। टू एडवांटेज ऑफ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया आर वुमेन एम्पावरमेंट, पहला होता है वुमेन एम्पावरमेंट, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट ईजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है, इन द करेंट सिचुएशन IT प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी इन अ नेशन लाइक इंडिया, ठीक है। इन इंडिया IT plays a crucial role as government can predict areas of food insecurity and vulnerability using appropriate information and software tools. IT से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो आराम से फूड इनसिक्योरिटी को प्रेडिक्ट कर सकती है। जो भी चीज़ें हैं IT सेक्टर से इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टूल से हमें पता चल सकता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन disseminating information regarding emerging technologies and their application, prices, weather and soil condition। ये भाई हमारा प्रेडिक्ट कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यही हमारा United Nations Department of Economic and Social Affairs indicated that India has overtaken China as the world's most populous country in the month of April 2023. हाँ, explain the consequences of one child policy adopted by the China in 1970। वन चाइल्ड पॉलिसी लेने से उनको क्या प्रॉब्लम हुई चाइना को, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, उनका ग्रोथ रेट कम हो गया था, ठीक है। उनका सेक्स रेशियो कम हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। उनका जो वन चाइल्ड पॉलिसी जो था वो इंक्रीज़ कर रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा था एल्डरली पीपल का, ठीक है, यंग पीपल के प्रोपोर्शन में। अब स्पेशल इकोनॉमिक जेड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना, इसका इम्पैक्ट बताना है हमें, ठीक है, बताते हैं इम्पैक्ट आपको। द सेटिंग अप ऑफ SEZs इन चाइना लेड टू सब्सटैंशियल इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसमें, ठीक है, क्योंकि विद द मैसिव इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल आ रहा था, टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो चाइना में उससे बहुत ज़्यादा उनका इंक्रीज़ हो रहा था फॉरेन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स में बताना है हमें इसको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्रूशली टेक लाइक जनधन योजना फॉर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। येस, ट्रू, गवर्नमेंट जनधन योजना लाई थी, ठीक है, जो कि थ्रिफ्ट हैबिट को मतलब सेविंग हैबिट को प्रमोट करता है। थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेविंग, ठीक है, सेविंग होता है थ्रिफ्ट का मतलब, and efficient allocation of financial resources. The formal banking system has been benefited by
मोबिलाइजेशन ऑफ सब्सटैंशियल अमाउंट अंडर दिस योजना। इस योजना के अंदर में हम कहाँ थे, कॉल आ गया था, सॉरी गाइस। सो हमारा क्या था, फाइनेंशियल रिसोर्स थ्रिफ्ट मतलब सेविंग हैबिट को प्रमोट करता है और फाइनेंशियल रिसोर्स को इफेक्टिवली एलोकेट करता है, ठीक है। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में बेनिफिट करता है ये। नेक्स्ट क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है इंडिकेटर यूज फॉर एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन नेशन, ये भी सही है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, वो यूज़फुल होता है वो रेशियो को जानने, प्रपोर्शन जानने के लिए पॉपुलेशन को, ठीक है, कि प्रोडक्शन गुड हो रहा है, सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है। अगर रेशियो हाई है इसका मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। नीड क्या है, क्यों हम वुमेन एजुकेशन इंडिया में वो करना चाहते हैं। देखो एक बात तो हमें भी पता है, अगर वुमेन पढ़ जाती है तो एक पीढ़ी पूरी पढ़ जाती है हमारी, ठीक है। तो प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन इन इंडिया इज़ इम्पेरेटिव फॉर सोसाइटल प्रोग्रेस, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए। और एजुकेशन वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही वुमेन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेटिंग वुमेन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट और हेल्थ केयर पे भी, वो मतलब अगर वुमेन एजुकेटेड है तो इन सब पे भी हमारे मतलब ध्यान रहता है, ठीक है। ये भी हमारा सही से रहता है, हेल्थ रेट भी सही रहती है हमारी। और इन्वेस्टिंग इन वुमेन एजुकेशन अपलिफ्ट कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करता है एंड ड्राइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, मेंशन 2 एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज़ नॉन एग्रो मतलब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कौन कौन से, फिशरीज लिख दो, एनिमल हस्बेंड्री, कोई सा भी आप 2 एग्जांपल दे सकते हो और उसको मार्क कर सकते हो, सॉरी। नेक्स्ट क्या है, अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म वर एक्सट्रीमली क्रूशियल, रिजेक्ट और सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। द गिवन स्टेटमेंट इज सपोर्टेड, ये स्टेटमेंट सपोर्ट होता है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है एक्सट्रीमली क्रूशियल एंड हैड अंडरगोन कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इन द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड ऑफ 1991, ठीक है। लिबरलाइजेशन जो है पॉलिसी का, वो क्या करता है, इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंक्रीज़ करता है इंटरनेशनल कंपटीशन को, इनफ्लो करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और टेक्नोलॉजी को भी वो करता है, ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट डिमैंटलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, टैरिफ को रिड्यूस करता है, लाइसेंसिंग पॉलिसी में रिलैक्सेशन देता है फॉरेन ट्रेड में, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रेशनलाइज करता है, ठीक है। यही सब होता है इसमें। Despite the implementation of Green Revolution, 65% of India population continued to be engaged in agriculture sector till 1990. तो क्या है इसमें, कुछ इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू किया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन डिड नॉट मेक मच इम्पैक्ट, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। एट 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कंटिन्यू टू फाइंड, मतलब 65% से ज़्यादा लोग इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। अ मेजर रीज़न फॉर दिस फेयरली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सेक्टर इन इंडिया कहाँ गया, sector as industrial and service sector were not able to absorb the people working in the agriculture। बहुत ज़्यादा मेन मतलब यही रीज़न है जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर से ज़्यादा है और वो दोनों उसको मीट नहीं कर पा रहे उसका जितना। एवरी कॉइन हैज़ 2 sides, डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज इज़ वन सच क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सेम। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, हर कॉइन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। तो सब्सिडीज़ के आप वो करो मतलब सब्सिडीज़ पे डिबेट के फॉर्म में बताना है, 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, एक तो फेवर में और अगेंस्ट में, ठीक है। तो फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जो सब्सिडीज़ होता है वो एलिमिनेट करता है और वो इंक्रीज़ करता है इनक्वालिटीज़ को, इनकम को रिच और पुअर के बीच में, रिच और पुअर फार्मर के बीच में। मोस्ट फार्मर्स में नॉट बी एबल टू अफोर्ड, बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसिव इनपुट्स को वो नहीं कर सकते, वो सब्सिडीज़ के थ्रू वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फार्म सब्सिडीज़,
क्या होता है इसमें, इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू किया है कि ह्यूज बर्डन हो जाता है गवर्नमेंट के फाइनेंस पे, ठीक है, गवर्नमेंट को ह्यूज बर्डन हो जाता है। फार्म सब्सिडीज़ हेल्प करता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को, जो कि नीडी फार्मर को हेल्प करता है, ठीक है, यही है बस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ग्रोथ विद इक्विटी, ठीक है, इक्विटी और ग्रोथ का उसमें जो 5 ईयर प्लान था उसको एक्सप्लेन करना इकोनॉमिक प्लानिंग में। फॉर अ नेशन बोथ ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ का मतलब ये होता है जो कंट्री की कैपेसिटी होती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। टू रिडक्शन इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इक्विटी क्या करता है, रिड्यूस करता है इनक्वालिटी और वेल्थ में, मतलब इनक्वालिटी को रिड्यूस करता है इनकम और वेल्थ में, ठीक है। ग्रोथ विद इक्विटी इंश्योर्स दैट द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इंजॉयड बाय, मतलब जो भी फल है वो सब इंजॉय करे, सारे सारे मतलब सेक्शन के लोग करें, ठीक है, बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, मतलब बहुत, ठीक है, अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, सब लोग इंजॉय करें, ठीक है। हेंस अचीविंग इक्विटेबल ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्विटेबल ग्रोथ, ठीक है, इक्विटी के साथ साथ ग्रोथ बताया गया इसमें, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हमेशा आप ये स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा अपने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे आप, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी टू कंसर्न ओइंग टू विच सेंट्रल पोल्यूशन CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड। क्या कंसर्न होता है सेंट्रल, मतलब क्यों क्यों किया जाता है, ऑब्वियस ही बात है, हमने पढ़ा है बुक में, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन सब के लिए, ठीक है। सेकेंड क्या आता है हमारा कि ये अगर नहीं भी दिया होगा तो ऑब्वियस ही बात है आप खुद से ढूंढ के भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आप इसमें भी एक बार रीड कर लीजिएगा, लिखा होगा वाटर पोल्यूशन आप कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं एयर पोल्यूशन। एनी टू फंक्शन परफॉर्म्ड बाय CPCB, CPCB क्या करता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। पहला फंक्शन दे इन्वेस्टिगेट कलेक्ट disseminate information relating to water, air and land pollution, lay down standard for sewage trade in effluent and emission, ठीक है। पहला फंक्शन तो ये हो गया हमारा है। सेकंड फंक्शन होगा हमारा, वेट, सेकंड फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, इट, सेकंड फंक्शन इसी में से आप ढूंढ सकते हो। सेकंड फंक्शन प्रिवेंशन करता है, कंट्रोल करता है, अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इन सबको इम्प्रूव करता है, एयर क्वालिटी को, ठीक है, एयर पोल्यूशन को इम्प्रूव करता है, कोई सा भी आप लिख दो, ठीक है, ये देख लो आप, रीड कर लें। इट लेड डाउन द स्टैंड फॉर सीवेज ट्रेड एफ्लुएंट एंड एमिशन, ठीक है। हमारा सेकंड क्या है, लास्ट क्या है हमारा, इलेबरेट एनी टू स्ट्रैटेजीज टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अडॉप्टेड बाय इंडिया, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, एलोबरेट एनी टू स्ट्रैटेजीज टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अडॉप्टेड बाय इंडिया, इंडिया के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, दो स्ट्रैटेजीज़ बतानी है, इसमें से ही स्ट्रैटेजीज़ आप ढूंढ सकते हो। विंड एनर्जी को यूज़ करो, ठीक है, इसमें आप स्ट्रैटेजीज़ ढूंढो तो आपको स्ट्रैटेजीज़ आप खुद लिख देना ना, विंड एनर्जी को यूज़ करना है, सोलर एनर्जी को यूज़ करने से, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लिख देना, आपका हो जाएगा कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ठीक है। तो फिर आज के लिए हमारा इतना ही होगा, आगे का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको बहुत सारी टिप्स भी दूंगी आगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।